जय हिंद। स्वागत है आपका टीएनए में। संसद में बजट पेश हो गया है। आपको पता होना चाहिए 1 फरवरी 2026 यानी कि एक साल में जो हमारे द्वारा खर्च किया जाएगा और संसद पे खर्च के लिए खर्च के साथ साथ में जो इनकम होगा और कौन सा विभाग को कितना मिला, क्या हुआ नहीं हुआ, वो सब चीजों के बारे में आज हम लोग समझने का काम करेंगे कि बजट जो है एक साल का पूरी तरीके से, मान लीजिए जिस तरीके से घर में राशन हम लोग खरीदते हैं इतना 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए जो है, उसी तरीके से हमारा देश का जो बजट है घर को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए वो पूरी तरीके से संसद में पेश हो गया है और सभी विभागों को चलाने के लिए अलग अलग जो है राशि की आवंटित की गई है, जिसमें कि किनको क्या फायदा होगा और किनको क्या चीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कही गई है, वो सारे चीजों के बारे में आज हम लोग देखने का काम करेंगे। तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, करना ना भूलिए और साथ साथ में पूरी तरीके से हम लोग आज डिटेल में देखने का काम करेंगे। थोड़ा सा सेशन हो सकता है आपका लंबा, याद रखिएगा, लेकिन आज पूरी तरीके से हम लोग जो है बजट के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए आज देख रहे हैं जो 26-27 का यानी कि पूरे एक साल का हमारे देश का जो बजट है, एक साल किस तरीके से हमारा देश चलेगा, कौन कौन सा विभाग को चलाने के लिए कितना खर्च की जरूरत है, यानी कि पूरा इनकम और पूरा जो है आपका एक तैयार कर लिया गया है पूरी तरीके से डाटा, और उस डाटा में कौन कौन सा विभाग को कितना मिला, वो सारी चीजों को हम लोग जो है देखने का काम करेंगे। आप जानते होंगे निर्मला सीतारमण के द्वारा 9वीं बजट जो है आपका पेश किया गया, जो मोरारजी देसाई से भी ज्यादा माना जाता है, यानी मोरारजी देसाई का जो है रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है। और निर्मला सीतारमण जो है इस बार भारत में 1 फरवरी 2026 को आम बजट पेश कर दिया गया है। टोटल हम लोग बजट देखने का काम करेंगे। टोटल एक साल का टोटल बजट है कि एक साल के अंतर्गत कितना पैसा खर्चा किस विभाग में किया जाएगा, यहाँ पर पूरी तरीके से हम लोग देखने का काम करेंगे, है ना। देखिए 26-27 का जो बजट है, ये जो आप देख रहे हैं ये बजट है आपका, ये लोग सबका जो है यहाँ पर डाटा यहाँ पर दिया गया है ना, किसमें कितना क्या किया जाएगा, किसमें कितना खर्च किया जाएगा, वो सारे डाटा हम आपके सामने लेके आए हैं। वो सारे चीजों आज हम लोग बारीकी से हम लोग देखने वाले हैं कि सरकार के पास कहाँ से पैसा आती है और कहाँ खर्च करने का काम करेगा, कितना पैसा कहाँ खर्च होगा, कितना पूरी तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जिनको इस पीडीएफ की जरूरत है वो टेलीग्राम चैनल टीएनए ट्रेंडिंग न्यूज एनालिसिस आप लोग सर्च करिए, वहां पर आपको हम पीडीएफ डाल दिया करेंगे और वहां से आप लोग इस पीडीएफ को देख सकते हैं कि सरकार के पास जो खर्चा है कितना है और आमदनी है वो कितना है, कहाँ से क्या क्या आने का काम करेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखने का काम करते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका डाटा पूरी तरीके से भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया डाटा है, ठीक है। चलिए बजट का सार, चलिए बजट हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो सरकार के द्वारा जो डाटा जारी किया गया है आपका, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए हर पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम ऐसे ही समझाने रहता तो वैसे ही हम आपको व्यय, उसके साथ साथ में बजट और साथ साथ में फिजिकल डेफिसिट और डेफिसिट हर बार जो है घाटे के बारे में बात करके डिस्कस कर लेते, लेकिन मेरा मकसद है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मददगार साबित होने का काम करेगा। बजट सार में बजट की संपूर्ण बातों को इस ढंग से दर्शाया गया है कि आसानी से समझा जा सके। इस दस्तावेज में भारत सरकार की प्राप्तियां और व्यय के साथ साथ में राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी घाटा ई आदि और प्राथमिक घाटा दर्शाया जाता है। यानी कि इस बजट में आसानी से समझने के लिए हर तरीके का पॉइंट बाय पॉइंट जो है सरकार लाने का काम किया और इसको और सुगम तरीके से समझने के लिए ग्राफ और इंफोग्राफिक्स के माध्यम से समझाने का कोशिश किया है, जो कि चित्रात्मक ब्यौरा आपको दिया गया है, नीचे आपको हम दिखाने का काम करें। इस दस्तावेज में राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरित किए गए संसाधन, मतलब आप जानते हैं कि हमारा देश यूनियन है और इस यूनियन में राज्यों का भी जो है टैक्सेशन का कुछ हिस्सा होता है, उसको भी देना होता है। कह रहा है कार्यक्रम और योजनाओं के लिए किए गए आवंटन का सारांश, घाटे का वित्त पोषण के स्रोतों से संबंधित ब्यौरा शामिल होता है। ये सभी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद कह रहा है राजकोषीय घाटा, कुल व्यय, कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर। देखिए यहाँ पर राजकोषीय घाटा क्या होता है, यहाँ पर लिख दिया गया है। राजकोषीय
घाटा उसको कहा जाता है जितना एक्सपेंडिचर हुआ, जितना खर्च किया गया है और कितना प्राप्ति हुआ है, जब दोनों को घटा देते हैं, जितना खर्च हुआ है और जितना प्राप्ति हुआ है दोनों को घटा देते हैं तो राजकोषीय घाटा निकलने का काम करता है। पूंजीगत प्राप्ति को छोड़कर राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी आवश्यकता को दर्शाता है, यानी कि ये सरकार राजकोषीय घाटा मतलब समझ लीजिए जितना प्राप्ति हुआ है जितना व्यय हुआ दोनों को घटा दीजिएगा वह राजकोषीय घाटा, यानी कि सरकार के पास जो पैसा हाथ में आया है वो पूरी तरीके से घाटे में है। वो क्या है आपका? घाटे में, राजकोषीय घाटा, यानी सरकार जो है मतलब जितना एक्सपेंडिचर किया है उसके मामले में इनको ज्यादा कमाई नहीं हुई, जिसके कारण जो है माइनस में जाने का काम किया, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम आपको याद रखें राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजस्व घाटे आरडी का अर्थ है राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां से अधिक होना। देख रहे हैं राजस्व व्यय का राजस्व प्राप्तियां से अधिक होना प्रभावी राजस्व घाटा, मतलब जितना सरकार ने व्यय किया, जितना खर्चा किया सरकार और जितना सरकार को प्राप्ति हुआ उससे अधिक होना, यानी कि खर्च जो है प्राप्ति से अधिक होना, उसी को प्रभावी राजस्व घाटा कहा जाता है। पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान के बीच के अंतर, प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे के ब्याज अदायगी के घटा कर निकाला जाता है। देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से लिखा हुआ है राजस्वीय घाटा, राजस्व घाटा और पूंजीगत आस्तियों तो सृजन हेतु सहायता अनुदान के बीच का अंतर, प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा में ब्याज की अदायगियों को घटाकर, ब्याज जितना दिया जाता है सरकार के द्वारा उसको घटा दिया जाता है और जो निकल के आता है उसी को हम कहते हैं प्रभावी पूंजीगत व्यय। प्रभावी पूंजीगत व्यय जिसका मतलब होता है पूंजीगत व्यय और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान को जोड़ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इस दस्तावेज में वर्णित प्राप्तियां और व्यय पर प्राप्ति बजट है ना, इस दस्तावेज में वर्णित प्राप्तियां और व्यय प्राप्ति बजट अनुबंध 3 व्यय रूपरेखा दस्तावेज विवरण संख्या 17 में दिए गए हैं। आगे जो भी दिया गया है वो सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। संशोधित अनुमान की अगर बात करें तो 25-26 में कुल व्यय 2025-26 में सरकार ने जो है 49,64,842 करोड़ रुपया का अनुमान लगाया था, मतलब सरकार अपने तरफ से खर्चा करने का काम किया था। कितना किया था आपका 25 और 26 में, तो 49,64,842 रुपए का खर्चा किया था। इसकी तुलना में 24-25 देखिए यहाँ पर दिया गया है 25-26 और यहाँ पर आपका 24-25 में वास्तविक कुल व्यय का 46,52,867 करोड़ था, यानी कि 24-25 में इसका जो आपका संशोधित अनुमान कुल व्यय सरकार के द्वारा जो खर्च किया गया था वो आपका 46,52,867 करोड़, जो कि पहले की तुलना में इस बार ज्यादा था। 25-26 में ज्यादा था, याद रखिएगा। 24-25 के वास्तविक में 10,51,953 करोड़ की तुलना में संशोधित अनुमान, यानी कि देख रहा है यहाँ पर कि 25-26 में 10,51,953 जो है ज्यादा है, 24-25 की तुलना में 25-26 ज्यादा है। करोड़ की तुलना में संशोधित अनुमान कुल पूंजीगत 10,95,755 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया, यानी कि 25-26 में जो है इतना का अनुमान लगाया गया संशोधित अनुमान पूंजीगत व्यय का, मतलब सरकार ने इन्वेस्ट जो किया था, एक्सपेंडिचर जो करने का काम किया था वो इतना करोड़ का अनुमान लगाने का काम किया था। पांचवा पॉइंट देखिए कह रहा है बजट अनुमान 26-27 में, बजट अनुमान 26-27 में कुल व्यय सरकार इतना, देखिए 49, पहले 24-25 में 46 था, उसके बाद 49 आया और फिर 26-27 में इसे बढ़ करके जो है सरकार की जो एक्सपेंडिचर है, जो व्यय है सरकार का, जो 53,47,315 करोड़ अनुमान लगाया गया है, जिसका कुल पूंजीगत व्यय 12,21,821 करोड़ है, जिसमें से इतना एक्सपेंडिचर में सरकार पूंजीगत रूप से जो एक्सपेंडिचर कर रही है, पूंजीगत एक्सपेंडिचर उसको कहते हैं जिससे कि सरकार एक्सपेंडिचर करके खर्च करके उसका ये जो है ये पूरी तरीके अनुमान लगाता है कि हमको इसके बदले में कुछ बाद में प्राप्तियां होने का काम करेगा। और प्रभावी पूंजीगत 17,14,523 करोड़ है। बजट अनुमान की बात करें 26-27 में राज्यों को अंतरित कुल संसाधन 25,43,769 करोड़ है। 26-27 में राज्यों के अंतरित कुल संसाधन 25,43,769 करोड़ है, जिसमें राज्य का हिस्सा अनुदान, ऋण, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निर्गमन आदि शामिल है। जो वित्त वर्ष 24-25 के वास्तविक में 37,82,000 देखिए 3,78,282 करोड़ की वृद्धि हो गया, यानी कि देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है कि 26-27 में जो यहाँ पर कुल संसाधन में सरकार का जो अंतरित बजट है वो आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 25,43,769 करोड़, जिसमें राज्य का हिस्सा
राज्य का हिस्सा भी है और अनुदान है। सरकार जो अनुदान देने का काम करती है, ऋण के तौर पर देती है, और केंद्रीय प्रायोजित योजना जो चलाती है सरकार, बहुत सारे जो है कल्याणकारी योजना चलाती है, उसके ऊपर जो खर्च है ना, शामिल किया गया है। 24-25 में इतना था, लेकिन इस बार बढ़ करके इतना होने का काम किया, मतलब 25 लाख 33 लाख आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ लगा 3,78,262 करोड़, यहाँ 25,43,800 आपका 69 करोड़। ये चीजें आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें बजट का सार, देखिए यहाँ पर जो चीजें वहां पर जो बताए हैं वही बजट यहाँ पर कहां पर कितना कितना कर रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि 24-25 में कितना हुआ कितना हुआ। देखिए 24-25 में जो वास्तविक था, अब 25-26 में जो बजट का जो अनुमान था, उसके बाद आपका 25-26 में संशोधित अनुमान है, उसके बाद 26-27 में आपका बजट अनुमान है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपका दिया गया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कर राजस्व है ना, मतलब टैक्स जो रिवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू है, जो जो जिसे हम कहते हैं आपका निबल, केंद्र को निबल भिन्न में, सॉरी इसे कहते हैं हम आपको नेट टू सेंटर कहते हैं, नेट टू सेंटर कहते हैं। देखिए इसका वास्तविक 24-25 में यानी कि एक्चुअल जो आपका राजस्व प्राप्तियां था वो कितना था, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 30,36,619 का। उसके बाद 25-26 में देखिए यहाँ पर टोटल इतना था। अब बजट अनुमान कितना था 24-25 में, या 25-26 में देखिए 24-25 में इतना था। अब यहाँ देखिए 30 लाख आपका 36,659 था, 619 था, और 25-26 में 34,20,409 है, और 25-26 में आपका 33,42,323 है ना संशोधित अनुमान, यानी कि रिवाइज एस्टीमेट कहते हैं। 26-27 में जो बजट का जो अनुमान है वो 35,33,150 करोड़, इतना करोड़ जो है आपका बजट आपका दिखाने का काम कर रहा है। वही बात करें हम आपको केंद्र के निवल कर भिन्न राजस्व की अगर बात करें तो नॉन टैक्स रेवेन्यू का 5,36,580 है, 580 है 24-25 में है। उसके बाद 58, उसके बाद 5,83,000 है, उसके बाद 6,67,000 है, यानी कि संशोधित अनुमान है, रिवाइज, क्योंकि हर साल ये क्या हो रहा है ना, संशोधित हो रहा है, संशोधित होकर के आपका बढ़ने का काम कर रहा है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी बढ़ गया 6,66,228 हो जाने का काम किया। ये क्या था, ये आपका टैक्स जो है रिवेन्यू टैक्स था, रिवेन्यू टैक्स था, यानी कि जो सरकार को रिसिप्ट हुआ, रिवेन्यू रिसिप्ट, ये चीजें आपको बता रहा है, याद रखेगा। ये टोटल वास्तविक, ये बजट अनुमान की इतना बजट था, संशोधित अनुमान, और ये आपका ये चीजें हैं आपका। उसके बाद पूंजीगत प्राप्तियां की बात करें, कैपिटल रिसिप्टेंट की अगर बात करें सरकार का, तो देखिए 1,61,000 से 1 लाख ये ना कहते हैं, अच्छा 16,16,249 है। उसके बाद 16,44,000 बजट अनुमान में देखिए 16 लाख जो है आपका 44,936 है। संशोधित अनुमान की बात करें तो 16,22,519 है। उसके 18 लाख जो है 14,165 आपको यहाँ पर, तो टोटल बजट अनुमान आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद ऋणों की वसूली, मतलब जो ऋण में जो वसूली की गई है, रिकवरी ऑफ लोन में सरकार जो किया गया है 24,617 करोड़। उसके बाद आपका 29,000, उसके बाद 30,190, उसके बाद आपका 38,397। आपको किसी प्रकार का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं ये 24-25 का है, ये 25-26 का है, ये 25-26 का है, ये 25-26 में संशोधित अनुमान है, रिवाइज एस्टीमेट किया गया था। अब 26-27 में ये आपको बजट अनुमान है कि इतना आपका आने का जो है पूरी तरीके से जो दिया गया है सरकार के द्वारा। उसके बाद अन्य प्राप्तियां की सरकार की अगर बात करें तो अदर रिसिप्टेंट तो 17,202, 47,000, उसके बाद 33,837 है, उसके बाद 8,000 है। उसके बाद उधार और अन्य देयता में सरकार जो उधार और अन्य देयता में कितना दे रहा है देख लीजिए, सरकार जो है उधार और अन्य देयता में कितना दे रही है, तो देख लीजिए यहाँ पर 24-25 में इतना दिया है, 24-25 में आपका 15,74,431 जो है करोड़ दिया है। उसके बाद आपका 15,68,936 करोड़ यहाँ पर, आपका 15,58,400, यहाँ पर देखिए बढ़ करके 16 लाख जो है 95,768 हो गया। यानी कि जो सरकार का जो सबसे ज्यादा आप यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे कि जो है पैसा यहाँ पर जो है आपका जाने का काम कर रहा है। उसके बाद कुल प्राप्तियां की अगर बात करें तो 1+4 में तो टोटल रिसिप्टेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर 46 लाख यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 52,867। उसके बाद आपका 50,65,000 जो है आपका 50,65,345। ये याद रखेगा, ये टोटल सरकार का कुल प्राप्तियां हैं, जो 24-25 में इतना रहा था, 25-26 में इतना रहा था, और 25-26 में रिवाइज एस्टीमेट किया गया था, और 26-27 में इतना 53,47,300
आपको कितना है आपको सरकार का प्राप्तियां 15, यानी कि ये प्राप्तियां सरकार का जो है ठीक है आपको यहाँ पर बढ़ रही है। उसका कुल व्यय की अगर बात करें तो 10 + 13 की अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है 10 + 13 की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए इतना है 40,52,000, 50,65,000 ये रिवाइज एस्टिमेट है और 53,47,315 है, यानी कि ये आपका सरकार का भी जो है आपका व्यय भी बढ़ रहा है। राजस्व लेखा पर जिसमें से आपका रेवेन्यू अकाउंट की बात करें तो इतना है 24, 25, 25, 26 ये रिवाइज है और ये इधर आपको इतना बढ़ने का काम कर रहा है। ब्याज भुगतान इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें जितना आपका आया था सरकार को, अब सरकार जो देने का जो काम करेगा देखिएगा कितना इंटरेस्ट पेमेंट की अगर बात करें सरकार का लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक सेकंड अब सही लाइट जा रहा है ना। ब्याज भुगतान की अगर बात करें इंटरेस्ट पेमेंट में तो सरकार 1 लाख देख लीजिए आप 11,15,575 करोड़ 24-25 में, 12,76,338 करोड़, 12,74,338 करोड़ है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर 14 लाख जो है 3,972 करोड़, इतना करोड़ रुपया जो है सरकार जो है क्या किया है इंटरेस्ट पेमेंट देने का काम किया। पूंजीगत अस्थियां सृजन हेतु सहायता अनुदान की अगर बात करें तो ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन कैपिटल के असिस्ट की अगर बात करें मतलब सरकार के द्वारा जो है क्रिएशन किया गया है कैपिटल असिस्ट का। तो देखिए आपका यहाँ पर इतना दिया गया है 25-26 में इतना दिया गया ये रिवाइज एस्टिमेट है और ये आपका 26-27 में आपको ये चीजें दिया गया है ना। पूंजीगत लेखा पर देखिए देखा जाए तो ये कैपिटल अकाउंट है ये आपका इतना इतना है ठीक है ना। तो देखिए प्रभावी पूंजीगत व्यय की अगर बात करें तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 12 + 13 की बात करें तो देखिए यहाँ पर 13,24,609 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको लग रहा है लेकिन रिवाइज एस्टिमेट में हमेशा ये घटता हुआ नजर आ रहा है ठीक है ना। उसके बाद राजस्व घाटा भी हुआ सरकार को, राजस्व घाटा भी होने का काम किया। राजस्व घाटा अगर बात करें तो 10-1 है ना, यानी कि 10 मान करके कर रहा है 10-1 घाटा जो हुआ रेवेन्यू डेफिसिट हुआ। तो देख लीजिए यहाँ पर 5,64,296, 5,23,846, 24-25 था 25-26 था और यहाँ पर आपको 26-27 में आपका यहाँ पर 5,92,344 आपको दिखाई दे रहा है। प्रभावी राजस्व घाटा की अगर बात करें इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर 2,91,640, 96,654। देखिए घाटा जितना घटेगा उतना ही अच्छा रहेगा, बढ़ेगा तो वो अच्छा नहीं रहता है किसी भी देश के लिए। यहाँ पर 2,18,613 यहाँ पर आपको फिर देखने को मिला। उसके बाद फिजिकल अगर डेफिसिट की अगर बात करें तो 1 + 5 + 6 की बात करें तो 1 देखिए 15,74,431 करोड़। उसके बाद आपका 25-26 में 15,68,936 करोड़ ये रिवाइज एस्टिमेट है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आपका राजकोषीय घाटा बढ़ता हुआ आपका नजर आ रहा है। उसके बाद अब देखिए प्राथमिक घाटा की बात करें प्राइमरी डेफिसिट का तो 45,856 करोड़ 24-25 में था। उसके बाद 25-26 में 2,92,558 करोड़ था। उसके बाद इसका जो है आप रिवाइज वाला जो है उसके बाद देखिए 2,91,796 करोड़ आपको 25-26 में दिखाई दिया था। इस तरीके से हमने देखा कि प्राथमिक घाटा किस तरीके से बढ़ता हुआ आ रहा है, चाहे राजकोषीय घाटा हो राजस्व घाटा हो ये सभी चीजें आपको बढ़ता हुआ। इसमें से सबसे ज्यादा आप देख रहे होंगे कि जो सरकार पैसा से देने का काम करेगा वो आपका ब्याज में देने का काम करेगा इंटरेस्ट में। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि केंद्र द्वारा राज्यों को पिछले वर्षों के लिए दे निवल राशि होने के कारण 25-26 में 9,084 करोड़ की कमी की गई है। इससे नकदी शेष में आहरण द्वारा कमी शामिल है। एनएसएसओ द्वारा जारी सूचना आधार वित्त वर्ष 26-27 के लिए जीडीपी अनुमान देख रहे हैं 26-27 के लिए जीडीपी का जो अनुमान लगाया गया है ये कितना है ना, देख लीजिए यहाँ है ना ये इतना आपका 39,30,03,93 करोड़ 39 देख रहे ना 39,30,00,000 आपका 393 हजार करोड़ है ना। इतना करोड़ आपका इसमें वित्त वर्ष 25-26 के लिए पूर्व अनुमान। और उसके बाद देखिए 35,71,71,03,886 करोड़ की राशि 10% की वृद्धि हुई, यानी कि पिछले की तुलना में 10% हमारा जो है एनएसएसओ के अकॉर्डिंग जो है हमारा एनएसएसओ के द्वारा जो है हमारा वित्त वर्ष 26-27 में जीडीपी जो है 10% की वृद्धि आपका देखा गया। इस दस्तावेज के पृथक मूल्य पूर्णांकन के कारण जोड़ में शामिल की जा सकती है ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है
यहाँ पर आपको कितना अच्छा से देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। इसको समझने का अच्छा से आप लोग काम करिएगा। देखिए टोटल पैसा मान लिया है 1 रुपया, और 1 रुपया को अलग अलग चरणबद्ध करके बताया गया है, समझाया गया है कि किस तरीके से सरकार को पैसा कहां से आती है और कहां जाने का काम करता है। ये पूरी तरीके से यहाँ पर 25-26 के बजट में यहाँ पर जारी करने का काम किया टोटल। अब देखिए एक जगह 24 पैसा जा रहा है, उसके बाद 1 पैसा जा रहा है, 9 पैसा, 18 पैसा, 5 पैसा, 4 पैसा, 22 पैसा, 17 पैसा। अब इसको हम समझते हैं कि ये पैसा सर जा रहा है कहाँ, सरकार को सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका जाने का काम कर रहा है सरकार का पैसा कहां जा रहा है, तो 1 रुपया में बोरोइंग एंड अदर जो है लिएबिलिटीज में जा रहा है ना, ऋण वगैरह में जो जाने का काम कर रहा है वो 24 पैसा है ना, 24 पैसा देने का जाने का काम कर रहा है सरकार के पास। उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स की अगर बात करें तो 18 पैसा जो है क्या हो रहा है यहाँ पर आने का काम कर रहा है, 18 पैसा है ना, 18 पैसा। इनकम की अगर बात करें तो 21 पैसा है ना, 21 पैसा है। कस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका 4 पैसा है। यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटी की अगर बात करें, यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटी, तो ये आपका 6 पैसा है। उसके बाद जीएसटी और अदर टैक्सेस की अगर बात करें तो 15 पैसा है। नॉन टैक्स रिवेन्यू की अगर बात करें तो ये 10 पैसा है। नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्टेंट की अगर बात करें तो सरकार के पास कितना है, 2 पैसा है। और बोरोइंग अदर लिएबिलिटी की अगर बात करें तो ये टोटल आपका 24 पैसा है। तो ये जो आपने जो देखा टोटल बजट जो है आपका 26-27 का है ना, रुपया कहां से आता है, यानी कि सरकार के पास जो रुपया आने का काम करता है 24 पैसा देख लीजिए ऋण वगैरह से आता है। कॉर्पोरेशन टैक्स से 18 पैसा आता है। सरकार को इनकम 21 पैसा होता है इनकम टैक्स से। कस्टम से 4 पैसा इनकम होता है। यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटी से 6 पैसा होता है। जीएसटी से आपका 15 पैसा आता है। नॉन टैक्सेस रिवेन्यू से 10 पैसा होता है। नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट से आपका 2 पैसा होता है। और लोन वगैरह के जो जब किसी देश को दिया जाता है या अदर लिएबिलिटी से जो आता है वो टोटल 24 पैसा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर बोरोइंग में अदर लिएबिलिटी में जो है आपका 24 रुपया जो 24 पैसा आने का काम कर रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है आपका बोरोइंग से आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। कॉर्पोरेशन टैक्सेस से भी देखिए यहाँ पर अच्छा खासा आ रहा है। इनकम टैक्स से आपका 21 पैसा आ रहा है। कुल प्राप्तियों में करों और शुल्कों के राज्यों का हिस्सा शामिल है, यानी कि जितना भी टैक्सेस है यहाँ पर इस टैक्सेस में राज्यों का भी हिस्सा, क्योंकि आप जानते होंगे कि राज्यों का भी कुछ हिस्सा बनता है, तो केंद्र सरकार उसे अर्जित करके राज्यों को हिस्सा देने का काम करती है, जिनमें पृष्ठ 1 हटा दिया गया है, पूर्णांकित किया गया है। आयकर में प्रतिभूति स्वयंवर कर शामिल है। उसका रुपया कहाँ जाता है, हमने देखा कि किस तरीके से पैसा आया था और किस तरीके से जाने का, जिसमें कि सबसे ज्यादा हम लोग देखा था बोरोइंग में। बोरोइंग में सबसे ज्यादा हम लोग पैसा देखने का काम किया। अब ये देखिए यहाँ पर 25-26 का ये चीजें था, अभी हमने आपको 25-26 का जो है आपको दिखाने का काम किया, जो है कंपेयर करके यहाँ पर जो है बताने का काम किया है। दोनों को साथ में हम लेकर के चीजों को हम जानकारी आपको देने का काम करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है बजट 25-26 का, जिसमें कि आपको यहाँ पर दिया गया है अदर एक्सपेंडिचर में सरकार जो एक्सपेंडिचर करती है, जो खर्च करती है वो 7 पैसा। अब जबकि 25 पैसा आप देखिए 25-26 में कितना कर रहे थे सरकार, तो 25-26 में यहाँ पर अगर बात करें तो 8 पैसा कर रहा था, 8 पैसे सरकार कर रहा था। सिविल पेंशन की अगर बात करें तो सिविल पेंशन में जो है लोगों का जो पेंशन सरकार जो देने का काम करती है, इसमें 2 पैसा आपका सरकार के चली जाती है। उसके बाद अगर बात करें सेंटर सेक्टर स्कीम, मतलब सरकार बहुत सारे जो है आपका कल्याणकारी योजना चलाने का काम करती है लोगों के विकास के लिए, तो उसमें 17 पैसा सरकार को जाने का काम करता है, जबकि पिछली 25-26 में सरकार को 16 पैसा जो है जाने का काम कर रहा था। उसके बाद अगर बात करें तो मेजर सब्सिडी सरकार बहुत सारी चीजों पर देने का काम करती है, लाइक आपका मेन्योर हो गया, फर्टिलाइजर हो जाएगा, उसके बाद आप गैस सिलेंडर वगैरह का हो गया, बहुत सारे जगह पर सरकार जो है सब्सिडी देने का काम करती है। तो ये आपका 6 पैसा देने का काम किया, जबकि पिछले सरकार 25-26 में भी सरकार जो है आपका 6 पैसा ही देने का काम कर रहा था। इसमें आपको कुछ आपको देखना। डिफेंस की बात करें तो सरकार रक्षा के क्षेत्र पर आपका 11 पैसा खर्चा करने का काम करे, जबकि पिछले 25-26 की अगर बात करें तो सरकार 10 पैसा टोटल जो है खर्चा करने का काम कर रहा था, 10 पैसा, यानी कि इस बार जो है 1 पैसा की आपको बढ़ोतरी देखा गया है। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, सरकार जो है जो राज्य सरकार का जो टैक्सेस का जो देने का काम करती है, शेयर करने का काम करती है, तो जो बहुत सारे ऐसे टैक्सेस होते हैं जो कि केंद्र सरकार तो उसको जमा तो करती है, अर्जित तो कर लेती है, लेकिन बाद में फिर जो राज्यों का हिस्सा होती है उस राज्यों को भी आपको देना पड़ता है। तो 22 पैसा आपका ये चीजें आपका देने का काम किया, जबकि पिछले साल भी आपका 22 पैसा, क्योंकि टैक्सेशन फिक्स होता है, फिक्स होने के कारण जो है आपका इतना ही देने का काम करेगा, इतना ही देने का काम करेगा। क्या हो गया, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा।
चलिए कुछ प्रॉब्लम था, वो चीजें ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर की अगर बात करें तो 7 पैसा सरकार देने का काम करती है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये आपका घटता हुआ नजर आ रहा है। 8 पैसा पहले साल पहले जो है 25-26 में दिया जाता था, जबकि 26-27 में जो है आपका ये आपका घट करके 7 पैसा हो गया फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर में। उसके बाद करें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत सारा जो है आपका कल्याणकारी योजना चलाती है लोगों के लिए हित में जो है आपका, ताकि हाशिए पर खड़ा लोग जो है आगे बढ़ सके। तो उसके लिए सरकार जो है 8 पैसा पहले 25-26 में खर्चा करती थी, और आज भी सरकार जो है 8 पैसा ही खर्चा करने का काम कर रही है। उसके बाद अब सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा ना 20 पैसा। आप देखिए सरकार जो है स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्सेशन पे करता था वो आपका 20 पैसा, यानी कि सॉरी 22 पैसा यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट को पेश करता था, वो 22 पैसा। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट सरकार जो ब्याज अदायगी जो देने का काम करता है वो 20 पैसा, जबकि पिछले 25-26 की अगर कंपेयर किया जाए तो उसमें भी आपका 20 पैसा दिया जाता था और इसमें भी आपका 20 पैसा दिया जाता है, यानी कि दोनों जगह आपका 20 पैसा यहाँ पर दिया जा रहा है। अब सरकार का जो राजकीय घाटा कितना रहा था, देखिए राजकोषीय घाटा क्या रहा था वो सारी चीजों के बारे में देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको माने जाएंगे, इसीलिए ये चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोगों ने देख लिया कि कहां से सरकार के पास पैसा आती है और कहां जाती है और कहां पर जो है खर्च करने का काम करेंगे। राजकोषीय घाटा की बात करें फिजिकल डिफिसिट का, तो ये टोटल अगर हम बात करें भारत सरकार का 24-25 में 15,74,431 करोड़ जो है रुपया आपका था, वास्तविक एक्चुअल में 24-25 में था राजकोषीय घाटा, जबकि 25-26 में ये घट कर जो है आपका थोड़ा सा घटने का काम किया था 15,68,936, ये आपका संशोधित 2526 है। उसके बाद आपका 26-27 में जो अनुमान लगाया गया है भारत सरकार के राजकोषीय घाटा रहने का तो 16,95,768 है, जबकि पिछले साल के कंपेयर में ये आपका ज्यादा है। राजस्व घाटा की अगर बात करें सरकार का राजस्व रेवेन्यू डेफिसिट की अगर बात करें तो सरकार का 24-25 में देखा जाए तो 5,64,296 करोड़ घाटा रहा था, और आपका 25-26 में 5,23,846, यानी कि ये चीजें 25-26 में थोड़ा सा घटता हुआ नजर आया, जो किसी भी सरकार के लिए डेफिसिट में कमी होना वो किसी भी सरकार के लिए आपको अच्छी माना जाएगा। उसके बाद ये रिवाइज है। उसके बाद यहाँ 26-27 की अगर बात करें तो 5,92,344 करोड़ का डेफिसिट रहने का अनुमान है, जो कि ये चीजें बढ़ती नजर आ रही है। प्रभावी राजस्व इफेक्टिव आपका रेवेन्यू डेफिसिट की अगर बात करें तो 24-25 में देख रहे हैं 2,91,640 है। उसके बाद आपका 96 जो है आपका यहाँ पे देखिए 96,654 है, यानी कि ये चीज यहाँ पर घटा हुआ यहाँ पर नजर आया था प्रभावी राजस्व घाटा। उसके बाद यहाँ पर आपका भी आपका जो है थोड़ा सा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। प्राथमिक घाटा का बात करें प्राइमरी डेफिसिट का तो देख लीजिए 24-25 में जो आपका 4,58,856 रहा था, जबकि यहाँ पर घट करके 2,92,000 आया, इस बार भी घट करके 2,91,796 रहा है, यानी कि ये है आपका प्राथमिक घाटा, जो कि एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब लोग पढ़ के जाने का काम करिएगा जो बीपीएससी का पेपर देना चाहते हैं और जो देने का काम कर रहे हैं। राजकोषीय घाटा वित्त पोषण की स्रोत की बात करें तो सोर्स ऑफ फाइनेंशियल फिजिकल घाटा की अगर बात करें तो बाजार उधारी सरकारी प्रतिनिधि जो सरकार जो है कितना कितना कहां पर क्या जो है सरकार जो है आपका वित्त पोषण करने का काम कर रहा है, जिसके कारण स्रोत है राजकोषीय घाटा का। सरकार जो है कहां से राजकोषीय घाटा आने का काम कर रहा है, तो ये टोटल आपको यहाँ पर दिया गया है। नकद शेष आहरण द्वारा ड्रॉइंग डाउन केस की अगर बात करें तो यहाँ पर ये चीजें दिया गया है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही चीजें हम लोग बात करने का काम करेंगे, तो बहुत बड़ा है यहाँ पर। डेफिसिट अगर ट्रेंड की अगर बात करें जिस देखिए देख रहे परसेंटेज ऑफ आपका जीडीपी की बात करें, घाटे की प्रवृत्तियां जीडीपी का, देखिए ये जो आपको डायग्राम में जो दिख रहा है ये जो सिंबल है फिजिकल डेफिसिट का, रेवेन्यू डेफिसिट का आपका ये है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का ये है, प्राइमरी डेफिसिट का आपका ये है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो 17-18 देख लीजिए, 18, 19, 19, 20, 21, यानी कि 17-18 से कंपेयर किया गया है और यहाँ 26-27 तक लाने का काम किया है। घाटे की प्रवृत्तियां की अगर बात करें तो सबसे हाईएस्ट अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका 20-21 में रहा था। 20-21 में कितना परसेंट रहा था तो 9.2% रहा था, जो कि सर्वोत्तम है आज तक, यानी कि 17-18 से लेकर के 26-27 तक जो है सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो है डेफिसिट ट्रेंड किया था वो 20-21 में करने का काम किया। ये आपको पता है कि इसी समय जो है आपका कोरोना का काल चल रहा था भारत में, जिसके कारण जो है सरकार का रिसिप्टेंट से लेकर के हर चीज में जो है आपको कमी देखने को मिलेगा। यही कारण है कि ये चीजें आपको देखने को मिला।
उसके बाद आप यहाँ से जब आइएगा ना 17 से 18 में, 17 18 से लेकर के आपको 26 27 में आइएगा, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जो है बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। 9.2 से पूरी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो फिजिकल डेफिशिएंट की अगर बात करें तो 4.3% रहा आपका 26 27 में, 4.3%। उसके बाद अगर बात करें 1.5%, तो 1.5% रेवेन्यू डिफिशिएंट, ये आपका रेवेन्यू डिफिशिएंट है। 0.7% की बात करें तो इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिशिएंट है। उसके बाद आपका प्राइमरी डेफिसिट की अगर बात करें तो ये आपका 0.3% आपका प्राइमरी डेफिसिट की अगर बात करें तो प्राइमरी डेफिसिट रहा। तो हमने देखा फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। इस तरीके से यहाँ पर जो है आपका 26 27 में अन्य जो है आपका कंपेयर में जो है दूसरे साल के कंपेयर में यहाँ पर घटता हुआ नजर आया था। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रेंड इन डेप्थ की अगर बात करें, ऋण की प्रवृत्तियां जीडीपी के परसेंट के अनुसार अगर भारत सरकार की अगर बात करें, भारत की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ ईयर दिया गया 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 और 25 26 यहाँ 26 27 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब जबकि 20 21 में हर जगह से आपको देखने को मिलेगा ज्यादा ऋण की प्रवृत्तियां ट्रेंड किया था सरकार को 61.4% आपका हुआ था 20 21 में हुआ था। तो क्या हुआ था 20 21 में, तो ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे डेप्थ जो था आपका डिफाइन एफआरबीएम एक्ट में, उसका डेप्थ हुआ स्टेटमेंट ऑफ लिएबिलिटी रिसिप्ट बजट में हुआ था। उसके बाद 26 27 में ये चीजें आपको घटता हुआ नजर आ रहा है। ये आपका जानते हैं कि जो पेंडेमिक आया था उस पेंडेमिक से जो है के कारण जो है ये चीजें आपको बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन बाद में देखा जाए तो 26 27 में ये चीजें आपको परसेंटेज आपको घटता हुआ नजर आने का काम कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें प्राप्तियां, सरकार की प्राप्तियां की रिसिप्ट की अगर बात करें तो सरकार को कहां से कहां ज्यादा रिसिप्ट हो रही है, कहां से कहां ज्यादा मिलने का काम कर रही है, क्योंकि सरकार का रिसिप्टेंट जितना ज्यादा होगा सरकार का उतना ही ज्यादा इनकम होने का काम करेगा। इनकम होगा तो सरकार अगले बजट में जो आपका एक्सपेंडिचर है वो चीजें बढ़ने का काम करेगा, बजट भी बढ़ाने का काम करेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट का जो अलाउंस होगा वो चीजें आपका बढ़ने का काम करेगा। कर राजस्व की टैक्स अगर की बात की जाए तो सबको देखिए अलग अलग यहाँ पर दिया गया है, टैक्स रिवेन्यू है ना। उसके बाद वास्तविक की अगर बात करें एक्चुअल में तो देख लीजिए यहाँ पर 37,96,382 रहा था। बजट अनुमान 25-26 में इतना रहा था 42,70,233 रहा था, और 25-26 में 40,77,772 रहा था, और 26-27 में जो है आपका इनके पास रहा 44 लाख 4,086। ये 26-27 में बजट एस्टिमेट है आपका किसका है, तो ये आपका रेवेन्यू रिसिप्टेंट का है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कहां से कहां आया, जो निगम कर पर आया है, आय कर पर आया है, सीमा शुल्क पर आया है, केंद्रीय सीमा शुल्क पर आया है, उसका जीएसटी से आया है। जीएसटी में आप जानते होंगे केंद्रीय जीएसटी मतलब सीजीएसटी है, उसके बाद आईजीएसटी है, उसके बाद आपका जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर है। तो ये सभी चीजें आप देख रहे होंगे, ये टैक्सेशन है जहां से भारत सरकार का भारी भरकम इनकम होने का काम करता है, जिसमें कि सबसे ज्यादा अगर यदि हम बात किया जाए तो टैक्सेशन की भारत सरकार को कहां से मिल रही है वो चीजें आप यहाँ पर देखने का काम करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर बात करें सकल कर राजस्व की अगर बात ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का तो ये 44 इतना रहा था, है ना। उसके बाद अगर बात करें कॉर्पोरेशन टैक्स का तो कॉर्पोरेशन टैक्स भी यहाँ पर जो है आपको ज्यादा रहा है, 12,31,000 रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर जो बजट एस्टिमेट अगर देखा जाए बजट एस्टिमेट में 25-26-27 में तो यहाँ पर ये चीजें आपको ज्यादा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर केंद्रीय सीमा शुल्क की अगर बात करें तो केंद्रीय सीमा शुल्क में भी आपका यूनियन एक्सरसाइज में भी आपको यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा 3,88,910 जो है आपका करोड़ में ये मिलने का काम किया। तो ये जो चीजें आप जो देख रहे हैं ना ये सभी भारत सरकार का जो है प्राप्तियां हैं जहां से सरकार को जो है इनकम होने का काम किया है। जीएसटी, उसके बाद संग्रह क्षेत्रों पर कर, उसके बाद अन्य कर, ये सभी जो है टैक्सेशन है जो कि भारत सरकार को इतना सारा जो है टैक्सेशन अलग अलग जगह से प्राप्त होने का काम किया, यानी कि सरकार का जो है यहाँ से इनकम आपको देखने को मिलेगा, है ना। कुल राजस्व प्राप्तियां की अगर बात करें पूंजी प्राप्तियां, ऋण भिन्न प्राप्तियां, ये सभी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए डायग्राम के माध्यम से कितना बढ़िया से यहाँ समझाया गया है कि ट्रेंड इन टैक्स रिसिप्टेंट परसेंटेज ऑफ जीडीपी की बात करें तो यहाँ पर 17-18 है, 18-19 है ना। डायरेक्ट टैक्स सरकार को देखिए 11.2% यहाँ पर आपको दिन प्रतिदिन यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ना। टैक्सेशन यहाँ पर देख रहे हैं 17-18 में जो है आपका 11.2% यहाँ पर रहा था। तो ये क्या है डायरेक्ट टैक्स, ये पीला वाला डायरेक्ट टैक्स है, याद रखेगा। इनडायरेक्ट टैक्स सरकार का जो है 5.4% रहा था, 5.4% यहाँ पर रहने का काम किया था, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें
उसके बाद रेट वाला अगर बात करें तो ये आपका जी आपका याद रखिएगा ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू है, ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू है सरकार का, ग्रॉस टैक्स आपका रिवेन्यू है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये आपका डायरेक्ट टैक्स है। तो ये चीजें अगर हम बात करें 26-27 में तो ये कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर 17-18 में 5.9% रहा था, उसके बाद 6.9% आपका 26-27 में रहा था। उसके बाद देखिए 4.3% आपका जो आपका रहने का काम किया था जो इनडायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में 4.3 था, जबकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसके कंपेयर में यहाँ पर आपको 26-27 में घटता हुआ नजर आ रहा है कि सरकार को जो इनडायरेक्ट टैक्स में जो है यहाँ पर कमी देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें 17-18 में तो 11.2% रहा था आपका ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू, जबकि 11.2% अभी है, यानी कि ये पूरी तरीके से आपका कांस्टेंट बना हुआ है टैक्सेशन के। उसके बाद केंद्र की निगम प्राप्तियां के रुझान लाख करोड़ में यहाँ पर देखिए दिया गया है। यहाँ पर तो यहाँ पे देखिए नॉन डेप्ट कैपिटल स्टम्प है, उसका नॉन टैक्स रिवेन्यू है, टैक्स नेट टू सेंटर है, टोटल नॉन डेप्ट रिसिप्टेंट की अगर बात करें तो 26-27 में सरकार का जो रहा है वो 36.5 रहा था, है ना 36, यानी कि ये चीजें 26-27 में जो है आपका बढ़ता हुआ जा रहा है, जबकि 17-18 में अगर देखिएगा तो मात्र 15.5 रहा था और 26-27 में देखिएगा तो 36 यहाँ पर आपको 5 रहने का काम किया था। ठीक है ना, उसके बाद अगर बात करें भारत सरकार का व्यय का, तो भारत सरकार का जो खर्च है सरकार का, तो सरकार का अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए 26-27 में यहाँ पर एक इनका सरकार का जो है खर्च जो है बढ़ ही रहा है। तो किसके ऊपर जो है खर्च जो है सरकार को बढ़ने का काम कर रहा है, सरकार किसमें, तो स्थापना व्यय में, केंद्रीय क्षेत्र में, योजना परियोजना में, उसके केंद्रीय क्षेत्र के में जिसमें ब्याज भुगतान भी शामिल है। तो ये चीजें जो है आपका सरकार जो है यहाँ पर व्यय करने का काम कर रही है, मतलब सरकार कहाँ से इनकम हुआ वो भी चीजें बताने का काम किया, सरकार का कहाँ व्यय हो रहा है वो भी चीजें बताने का काम कर रहा है, जिसमें कि स्कीम प्रोजेक्ट सेंट्रल सेक्टर, उसका एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, अदर सेंट्रल सेक्टर एक्सपेंडिचर एंड विच इंटरेस्ट पेमेंट की अगर बात करें तो 26-27 के अगर बजट की अगर बात करें जो एस्टिमेट रहा था स्थापना व्यय में तो देखिए 8,24,000 आपका 114 रहा था, उसके बाद 17,71,928 करोड़ रहा था। उसी तरीके से ये चीजें जो है आपको यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकार का जो है घटता बढ़ता आपका आ रहा है। ये सारी डाटा आपके सामने यहाँ पर हाजिर है, आप एक बार जरूर जो है एग्जाम में जाइए तो देख करके जाने का काम करिएगा। उसके बाद व्यय की संरचना की बात करें सरकार का, तो सरकार का जो है देखिए व्यय क्या है, एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंडिचर, सेंट्रल सेक्टर स्कीम प्रोजेक्ट, अदर सेंट्रल सेक्टर एक्सपेंडिचर, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, अदर ग्रांट्स, लोन ट्रांसफर, फाइनेंस, टोटल कमीशन, है ना, तो फाइनेंस आपको कमीशन ग्रांट, तो ये टोटल आपको यहाँ पर दिया गया है। 26-27 में अगर बात करें तो टोटल की अगर बात करें तो टोटल 53.47 रहा था, 53.47 अगर बात करें टोटल रहा था। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो सरकार 8.24 यहाँ पर खर्चा कर रही है। उसके बाद अगर बात करें तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सरकार 17.72 जा रही है। उसके बाद आपको बात करें अदर सेंट्रल सेक्टर एक्सपेंडिचर में 17.61 जा रही है। उसके बाद अगर बात करें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तो 5.49 जा रही है। उसके बाद अगर बात करें अदर ग्रांट लोन की अगर बात करें तो 3.12 जा रही है। तो ये टोटल आपको यहाँ पर जो दिख रहे हैं ये आपका टोटल जो है आपका सरकार का जो है एक्सपेंडिचर है, कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर है। उसके बाद राजस्व पूंजीगत व्यय की संरचना की बात करें तो कॉम्पोजिशन ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 26-27 में 22.8% से दिख रहा है ना, उसके बाद 67.8% तक रहा था। पूंजीगत व्यय की बात करें तो पूंजीगत व्यय यहाँ पर 26-27 में यहाँ पर देखिए 17.1% है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ग्रांट एंड है, इफेक्टिव आपको चीजें यहाँ देखने को मिलेगा, है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पर दिया गया है, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है आप लोग लिख करके क्योंकि जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको महत्वपूर्ण आपको देखा गया। तो ये चीजें था और ये ग्रांट है जो कि आपका जितना सरकार जो है जिसमें देने का काम कर रही है वो सब चीजें यहाँ पर दे रही है, ठीक है ना। फाइनेंस कमीशन के लिए ग्रांट है, स्कीम रिलेटेड अदर है, उसका डेवोल्यूशन है, ठीक है ना। उसके बाद आपका कुछ नहीं है यहाँ पर किसमें कितना कितना पैसा जो देने का काम किया था वो चीजें है। तो मित्रों ये जो था आपका बजट था जो 26-27 के लिए सरकार ने जो पेश करने का काम किया वो चीजें हम आपको देने का काम किया। एक हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार का कितना बजट रहा था, इसमें कितना व्यय है, कितना घाटा, वो एक सेपरेशन वीडियो हम आपके सामने लेके आएंगे जो पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। आई होप ये चीजें समझ में आया होगा। थैंक यू।